हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल पॉड। आज हम स्टार्ट करेंगे एक एमसीक्यू सीरीज ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इससे हम टोटल 300 एमसीक्यूज कवर करेंगे जिससे कि पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड हर लेक्चर में हम 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय, इसका आंसर है बी, सर जेम्स स्टीफन। इनको फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट्स ऑफ, इसका आंसर है बी, लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस रूल्स ऑफ रीजनिंग नहीं होता, रूल्स ऑफ लॉजिक नहीं होता, बस लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस होता है। नेक्स्ट, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट आर सिनोनिमस, कोएक्सटेंसिव, नाइदर, बोथ। इसका आंसर है सी, नाइदर सिनोनिमस नॉर एक्सटेंसिव। जो एडमिसिबिलिटी होता है ये लॉ पे बेस्ड होता है और रेलिवेंसी जो होता है वो लॉजिक पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो हर वो फैक्ट जो कोर्ट में एडमिसिबल होता है ना वो रेलिवेंट होता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रेलिवेंट फैक्ट कोर्ट में एडमिसिबल हो। ठीक है, तो सिनोनिमस यानी दोनों का मतलब सेम नहीं है, कोएक्सटेंसिव भी नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स कैन बी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स, कैन बी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स, कैन बी बोथ, नाइदर। इसका आंसर है सी, सेल्फ सर्विंग मतलब जो हमारे फेवर में हो, सेल्फ हार्मिंग मतलब जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं और हमारे अगेंस्ट है वो कोर्ट में, एंड इन दोनों को हम सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज करेक्ट एज रिगार्ड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। अभी हमने देखा था सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सेल्फ हार्मिंग एंड सेल्फ सर्विंग। तो जनरल रूल ये है कि अगर कोई लिविंग पर्सन है उसका स्टेटमेंट तभी रेलेवेंट होगा जब वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, यानी कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए बोलता है सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज एडमिसिबल बट सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट इज नॉट जनरली एडमिसिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एज अ जनरल रूल, ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ फैक्ट इज रेलिवेंट बट नॉट ऑन मैटर ऑफ लॉ, ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ लॉ इज रेलिवेंट बट नॉट ऑन मैटर ऑफ फैक्ट, बोथ आर रेलिवेंट, बोथ आर इररेलिवेंट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। मूविंग फॉरवर्ड, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, इसका आंसर है सी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, लॉ ऑफ एविडेंस इज, इसका आंसर है लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम या फिर कोर्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, लॉ ऑफ एविडेंस इज सब्सटैंटिव लॉ, एडजेक्टिव लॉ, बोथ, नाइदर। अब सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? एक ऐसा लॉ होता है जो कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है, वेयरएज एडजेक्टिव लॉ हम प्रोसीजरल लॉ को बोलते हैं, ऐसा लॉ जो प्रोसीजर लॉ ले डाउन करता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ एविडेंस हमारा क्या है? प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्ट्स कैन बी फिजिकल फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, बोथ, एंड
ओनली फिजिकल फैक्ट्स एंड नॉट साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो इसके लिए देखते हैं सेक्शन 3। फैक्ट जो है हमारा सेक्शन 3 में दिया गया है एंड वो बोलता है कि इसमें 2 चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। पहला है जो हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, उनको बोलते हैं हम फिजिकल फैक्ट्स या एक्सटर्नल फैक्ट्स। जैसे जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं, जो भी हम अपने सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन होता है, ठीक है, जैसे कि मेंस रिया हो गया या नॉलेज हो गया या गुड फेथ हो गया, तो इनको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। एंड इंटरनल फैक्ट्स भी बोला जाता है इनको। तो इसका आंसर है सी, बोथ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आर फैक्ट्स अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट, under the evidence act, fact means factum probandum, factum probans, both, none। तो यहाँ पे factum probandum का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है the ultimate fact to be proven, यानी कि जो एक पार्टी कोर्ट में प्रूव करना चाह रही है वो होता है हमारा factum probandum, ठीक है। जैसे कि ए को प्रूव करना है कि उसने बी का मर्डर नहीं किया, ठीक है, तो ये उसका फैक्टम प्रोबैंडम है। अब फैक्टम प्रोबैंस क्या होता है? एविडेंशियरी फैक्ट जो कि इस चीज़ को प्रूव करेगा। तो अगर मान लीजिए ए ने ये प्रूव कर दिया कि जब बी का डेथ हुआ तो वो किसी और कंट्री में था, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये प्रूव हो जाएगा कि उसने बी का मर्डर नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है हमारा फैक्टम प्रोबैंस जो कि हम यूज़ करते हैं टू प्रूव फैक्टम प्रोबैंडम, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट के अंदर इन दोनों को ही फैक्ट माना गया है, इसलिए इसका आंसर है सी, बोथ ऑफ द अबव। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का क्या मतलब होता है बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी कहाँ दिया हुआ है, हमारा सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है एविडेंस एक्ट का फैक्ट इन इशू। उसमें बोलता है कि 2 एलिमेंट होते हैं फैक्ट इन इशू के। पहला ये होता है कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो डिस्प्यूटेड है, ठीक, और दूसरा पॉइंट कि वो डिस्प्यूटेड फैक्ट जो है वो क्वेश्चन रेज कर रहा है राइट्स या लायबिलिटीज का, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं अब। फैक्ट इन इशू मीन्स fact, existence or non-existence of which is admitted by the parties. Fact, existence or non-existence of which is disputed by the parties. C, facts, existence or non-existence of which is not disputed by the parties, all of the above। तो हमने जैसे सेक्शन में देखा कि फैक्ट क्या होना चाहिए, डिस्प्यूटेड होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर पार्टीज एडमिट कर ले रही है तो वो इशू में कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, जो भी फैक्ट डिस्प्यूटेड है वो होगा हमारा फैक्ट इन इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑक्यूलर एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बोथ, ऑक्यूलर एविडेंस बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स ओनली, ठीक है। तो जो हमारा एविडेंस है वो डिफाइंड है सेक्शन नंबर 3 के अंडर, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 2 चीज़ें बोलता है, ठीक है। पहला वो बात करता है जो हमारे विटनेस जो ओरल एविडेंस देते हैं, ठीक है, ओरल एविडेंस गिवन बाय द विटनेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, वो हमारा एविडेंस होगा। और दूसरी बात क्या करता है वो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो अब यहाँ पे ऑक्यूलर एविडेंस मतलब क्या होता है, ऑक्यूलर मतलब जो साइट से रिलेटेड होता है, जो आईज से रिलेटेड होता है। तो ऑक्यूलर एविडेंस यहाँ पे है आई विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, बोथ। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपोजिशंस अंडर एविडेंस एक्ट। फर्स्ट,
affidavit is an evidence. Second, everything produced before the court for inspection is evidence. Third, anything of which judicial notice can be taken is evidence. Written statement of an accused is evidence. इसमें आपको ये बताना है कि इन प्रोपोजिशन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो एफिडेविट जो होता है वो एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। ये एफिडेविट एक मोड होता है ऑफ प्रोवाइडिंग एविडेंस, वो खुद एविडेंस नहीं होता है। सेकंड, एवरीथिंग प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन इज एविडेंस। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो भी कोर्ट के पास लाओ उसको एविडेंस मान लिया जाएगा, सिंपल सी बात। थर्ड, एविडेंस ऑफ विच जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन इज एविडेंस। ये है सही ऑप्शन, ठीक। रिटन स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज्ड इज एविडेंस, नो, ठीक। तो इसका आंसर है कि सिर्फ थर्ड करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15, प्रूफ ऑफ अ फैक्ट। किसी चीज को प्रूव करने के लिए, किसी फैक्ट को प्रूव करना किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले अपन को सेक्शन 3 में जो डिफाइंड है हमारा प्रूव्ड, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। प्रूव्ड यहाँ पे डिफाइंड है दो कैटेगरीज में। पहला कि कोर्ट उस चीज़ को, उस फैक्ट को बिलीव करता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोर्ट ने बिलीव कर लिया कि हाँ ऐसा है तो मान लिया जाता है वो प्रूव्ड है। दूसरा, अगर कोर्ट कंसिडर कर रहा है कि ये एग्जिस्ट कर सकता है ये फैक्ट और काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इसके एग्जिस्ट करने की, तो उसको प्रूव्ड माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रूफ ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स नॉट अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट बट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। कितना प्रोबेबल है उसका एग्जिस्टेंस, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक्यूरेसी पे नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस इज मच हायर देन इन सिविल केसेस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रिजम्पशंस अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बोथ नन। तो प्रिजम्पशंस दोनों के होते हैं, फैक्ट के भी लॉ के भी। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोपोजिशंस अंडर एविडेंस एक्ट। यहाँ पे हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर ऑलवेज रिबर्टेबल। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स कैन बी आइदर रिबर्टेबल और नॉन रिबर्टेबल। Presumptions of law are always irrebuttable. Presumptions of law can either be rebuttable or non-rebuttable. तो इसका आंसर क्या है? बी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1 और 4 करेक्ट है। फैक्ट्स हमेशा रिबर्टेबल होते हैं, ठीक है, हमेशा, आर ऑलवेज रिबर्टेबल। लेकिन जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है ना, वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है एंड कैन बी रिबर्टेड। तो वो रिबर्ट किया भी जा सकता है, ये कई बार नहीं भी होता है रिबर्टेबल, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, 19, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है, मस्ट बी लीगली रेलिवेंट। यहाँ पे लॉजिक का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट है, एडमिसिबिलिटी की भी बात नहीं हो रही, तो हमेशा लीगली रेलिवेंट होना चाहिए, लॉजिक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, रेलेवेंसी, क्वेश्चन 20, रेलेवेंसी इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम, ठीक है, ये इसका आंसर है। कोई भी चीज़ रेलिवेंट है या नहीं, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होता, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है एंड किसी भी पॉइंट पे आप उसको रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन ऑफ मोड ऑफ प्रूफ इज,
क्वेश्चन ऑफ मोड ऑफ प्रूफ क्या है, एक क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर है, बट हैज़ टू बी रेज्ड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड स्टैंड्स वेव्ड इफ नॉट रेज्ड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। जैसे रेलिवेंसी आप किसी भी टाइम पे रेज कर सकते हैं रेलिवेंसी का क्वेश्चन, और वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वैसे ही मोड ऑफ प्रूफ क्या है हमारा, क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर है, लेकिन इसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे अगर आपने रेज नहीं किया तो वो वेव हो जाएगा, बाद में आप नहीं रेज कर सकते क्वेश्चन ऑफ मोड ऑफ प्रूफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following documents are not admissible as evidence? A. Documents improperly procured. B. Documents procured by illegal means. Both, neither. पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एडमिसिबल नहीं रहेगा एज एविडेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, बोथ, सॉरी, इसका आंसर है डी, नाइदर ए और बी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो डॉक्यूमेंट्स इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड है या इलीगल मीन्स से प्रोक्योर्ड है, वो फिर भी एविडेंस कहलाएंगे, ठीक है, अगर वो रेलिवेंट होंगे। ये किसी सेक्शन में नहीं दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, Question 23. The facts which form part of the same transactions are relevant under which section? इसका आंसर है सेक्शन 6। ठीक है, अब सेक्शन 6 किस बारे में बात कर रहा है कि जो पर्टिकुलर फैक्ट है हमारे पास वो रेलिवेंट फैक्ट नहीं है कोर्ट में, लेकिन वो रेलिवेंट फैक्ट से एक ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन दिया है इस सेक्शन के अंदर, मान लीजिए ए और बी लड़ाई कर रहे हैं रोड पे, ठीक है, एंड ए ने बी को इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। ठीक, तो जब लड़ाई हो रही थी उस ड्यूरेशन में बी ने ए को क्या बोला, क्या बी ने उसको प्रवोक किया, ठीक है, या कोई बाई स्टैंडर खड़ा हुआ था जो दोनों को प्रवोक कर रहा था, ठीक, या फिर ए ने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया, तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंट फैक्ट्स होंगी, बिकॉज ऑल्दो ये फैक्ट एंड इशू नहीं है, लेकिन ये सेम इवेंट का पार्ट है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 24. A fact forming part of the same transaction is relevant under section 6 of the Evidence Act. ठीक है, इसका आंसर है सी, दो नॉट इन इशू एंड मे हैव अकर्ड एट सेम प्लेस और टाइम और डिफरेंट टाइम और प्लेस। इसका मतलब जो भी हम फैक्ट की बात कर रहे हैं सेक्शन 6 के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफेंस के टाइम पे ही हुई हो या ऑफेंस की जगह पे ही हुई हो, ऑफेंस के पहले भी हो सकती है, ऑफेंस के बाद भी हो सकती है, किसी और जगह पे भी हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, several classes of facts which are connected with the transactions in a particular mode are relevant. किस सेक्शन के अंदर relevant है? इसका आंसर है 7, अंडर सेक्शन 7 ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सेक्शन 7? सेक्शन 7 बात करता है फैक्ट्स विच आर कॉज, ओकेजन और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन रेज हुआ है कि क्या ए ने बी को पॉइजन देके उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, तो इससे पहले क्या ए को पता था कि बी की हेल्थ क्या है, कैसी है, क्या दवाइयाँ लेता है वो, उसकी हैबिट क्या है, उसकी डेली रूटीन क्या है, ताकि वो किसी तरह अपॉर्चुनिटी पाके उसको पॉइजन दे दे। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ये भी रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 7। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, मोटिव्स ऑफ प्रेपरेशन एंड कंडक्ट आर रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन? इसका आंसर है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो जो सेक्शन 8 है वो किसकी बात करता है? ऐसे फैक्ट्स जो कि किसी का मोटिव बता रहे हैं, किस चीज़ का, प्रेपरेशन का,
या प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट का। ठीक है, प्रीवियस मतलब ऑफेंस होने के पहले, सब्सिक्वेंट मतलब ऑफेंस होने के बाद का कंडक्ट। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होगी, उसकी रेलेवेंट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे फैक्ट इन इशू मान लीजिए है कि क्या ए ने बी को पॉइजन देके उसका मर्डर किया, तो अगर डेथ से पहले बी के ए ने वो पॉइजन कहीं से खरीदा था तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगी, क्योंकि वो उसका मोटिव बता रहा है। ठीक है, उसका प्रीवियस कंडक्ट बता रहा है, उसका प्रिपरेशन बता रहा है, तो वो सेक्शन 8 के अंदर वैलिड होगा, सॉरी रेलेवेंट होगा। मूविंग फॉरवर्ड, 27. Under Section 8 of the Evidence Act, motive is relevant, preparation is relevant, conduct is relevant, all of the above. तो इसका आंसर अभी हमने सेक्शन 8 पढ़ा था, ऑल ऑफ द अबव, मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट सब रेलिवेंट है। और कंडक्ट कैसा हो सकता है, प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, फॉर कंडक्ट टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 इट मस्ट बी प्रीवियस, सब्सिक्वेंट, आइदर ओनली सब्सिक्वेंट नॉट प्रीवियस। तो इसका आंसर अभी हमने बताया था आपको, प्रीवियस भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है कंडक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, 29. Facts which are necessary to explain or introduce relevant facts of place, name, date, relationship or identity of the parties are relevant under which section? इसका आंसर है बी, सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 9 किसके बारे में बात करता है, ऐसे फैक्ट्स जो कि रेलिवेंट फैक्ट्स को कोर्ट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए या एक्सप्लेन कराने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन है कोर्ट में कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, क्या वो विल है मिस्टर ए का। ठीक है, तो जिस दिन वो विल साइन की गई थी उस दिन मिस्टर ए के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, उसके फैमिली में कौन कौन था, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं जो कि रेलिवेंट होंगी सेक्शन 9 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट the identification parades of suspect are relevant, identification of parades of chattels are relevant, both and only A, not B. तो इसका आंसर है C, both A and B are relevant. Identification parade of suspects and chattels दोनों relevant होगा सेक्शन 9 के अंडर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सस्पेक्ट बाय फोटो, फोटो दिखाकर आइडेंटिफाई कर रहे, तो क्या वो एडमिसिबल होगा या नॉन एडमिसिबल होगा। ठीक है, या सेक्शन 9 उसे एक्सक्लूड कर रही है या सेक्शन 8 उसे एक्सक्लूड कर रहा है। तो इसका आंसर है ए, एडमिसिबल इन एविडेंस। मूविंग फॉरवर्ड, things said or done by a conspirator in reference to common design is relevant under which section? इसका आंसर है सेक्शन 10 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 33. A confession made by a conspirator involving other members is relevant against the co-conspirator jointly tried with him and is admissible under which section? इसका आंसर है सेक्शन 30 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अब सेक्शन 30 क्या बात करता है कि मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग ट्राई हो रहे हैं, जॉइंटली ट्राई किए जा रहे हैं सेम ऑफेंस के लिए। ठीक है, तो अगर उनमें से कोई एक कन्फेशन देता है जो कि उसको खुद को भी अफेक्ट कर रहा है और दूसरे जो जॉइंटली ट्राई हो रहे हैं उनको भी अफेक्ट कर रहा है, तो अगर ये प्रूव हो जाता है तो कोर्ट उनके दोनों कन्फेशन को कंसिडर कर सकती है, उसके अगेंस्ट भी और दूसरे पर्सन्स के अगेंस्ट भी। ठीक है, तो ये दिया है सेक्शन नंबर 30 के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिबाई इज गवर्न्ड बाय, एलिबाई किस सेक्शन के अंदर आता है? इसका आंसर है सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ठीक है,
तो अब एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब ऑफेंस हो रहा था तो जो पर्सन यहाँ पे जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है वो कहीं और था, ठीक है। अगर वो प्रूव कर दे कि मैं तो जहाँ ऑफेंस हो रहा था वहाँ पे था ही नहीं, तो उसको बोलेंगे प्ली ऑफ एलिबाई। और हमेशा ये याद रखना कि बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें हमेशा अक्यूज्ड पे होता है, उसको प्रूव करना होता है कि वो उस जगह पे नहीं था, वो कहीं और था। मूविंग फॉरवर्ड, 35. Transaction and instances relating to a right or custom are relevant under which section? इसका आंसर है सेक्शन नंबर 13, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है कि जब कहीं कोर्ट में क्वेश्चन उठा कि कोई भी राइट या कस्टम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा पुराना या कोई भी इंस्टेंसेस जिससे कि ये ऐसा राइट क्रिएट हुआ हो या क्लेम किया गया हो या रिकॉग्नाइज किया गया हो, ये सारे क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे अंडर सेक्शन 13, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन उठा कि एक पर्टिकुलर लेक में ए के पास राइट टू फिशरी है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है कि ए के एंसेस्टर्स को ये फिशरी का राइट या फिशिंग का राइट ग्रांट हुआ था, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगा इस कस्टम या राइट को प्रूव करने के लिए, ठीक है, अंडर सेक्शन 13। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 30 जो कि अभी हमने पढ़ा क्या था? व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, ठीक है, अप्लाइज टू कॉर्पोरियल राइट्स, इनकॉर्पोरियल राइट्स, बोथ, नाइदर। अब कॉर्पोरियल राइट्स क्या होता है? ऐसे राइट्स जो आपके पास मटीरियल प्रॉपर्टी में होते हैं, जैसे ओनरशिप ऑफ लैंड। इनकॉर्पोरियल राइट्स मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज, जैसे जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर है बोथ कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल राइट्स, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, 37. सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, एविडेंस एक्ट, इसका आंसर है बी। इट्स नॉट कन्फाइंड टू पब्लिक राइट्स एंड कवर्स प्राइवेट राइट ऑल्सो, यानी सेक्शन 13 पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट राइट दोनों को कवर करता है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 38. मोड ऑफ प्रूफ ऑफ अ कस्टम इज कंटेन्ड इन 32(4), 32(c), 48, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपको सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मोड ऑफ प्रूफ ऑफ कस्टम की बात की गई है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 13, उसके अलावा 32(4), 32(7) एंड 48 इन तीनों में दिया, यानी इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 14 of the Evidence Act makes relevant the facts which show the existence of क्या? State of mind, state of body or bodily feeling, either or a particular state of mind, state of body, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा सी। तो जो हमारा सेक्शन 14 है एविडेंस एक्ट का, वो क्या बात करता है कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो दो चीज़ें शो कर रहा है, या तो पहला वो स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहा है, किसी भी फैक्ट जिससे प्रूव हो रहा है कि इसका ये इंटेंशन था, ये गुड फेथ या नॉलेज दिखा रहा है वो फैक्ट, या फिर कोई बॉडीली फीलिंग्स दिखा रहा है, तो ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट एक्सप्लेनेशन 1। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है ये समझिए आप, ठीक है। ये बोलता है कि जो हमने स्टेट ऑफ माइंड की बात की ना, जो हमको रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड का फैक्ट कोर्ट में प्रूव करना होगा, वो जो कोर्ट में क्वेश्चन चल रहा है ना उसके रेफरेंस में होना चाहिए, जनरल नहीं बताना कि अरे ये तो पागल ही है, ऐसा नहीं। जो कोर्ट में क्वेश्चन है कि क्या इसने मर्डर किया, तो क्वेश्चन है कि क्या इसने मर्डर करते टाइम ये इंसेन था, ठीक है, तो वो फैक्ट रेलेवेंट होगा, नॉट इन जनरल, ठीक। तो
क्वेश्चन 40 के हिसाब से इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी एविडेंस ऑफ जनरल डिस्पोजिशन हैबिट और टेंडेंसी इज इनएडमिसिबल, जनरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी बोलता है एविडेंस हैविंग अ डिस्टिंक्ट एंड इमीडिएट रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन इज एविडेंस इज एडमिसिबल, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड होना चाहिए वो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन 41, प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट अंडर, ठीक है, ये दिया है एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 14 का। सिंपली क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर कोई ट्रायल चल रहा है किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो अगर वो प्रीवियसली भी सेम चीज़ के लिए कन्विक्ट हो चुका है तो वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट रहेगा अंडर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ द सेक्शन 14 ऑफ द एविडेंस एक्ट। मूविंग फॉरवर्ड 43, admission has been defined as a statement made by a party or any person connected with him suggesting any inference as to a fact in issue or relevant fact under certain circumstances under which section। तो admission जो है हमारा सेक्शन 17 में डिफाइंड है, ठीक है, ये सेक्शन नंबर याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो ये क्या बोल रहा है, एडमिशन क्या होता है, ये कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, जो कोई पार्टी बोल कर रही है या फिर कोई पर्सन जो उनसे कनेक्टेड है वो बोल रहे हैं, ठीक है, जो और वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, तो वो कहलाएगा हमारा एडमिशन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एडमिशंस, इसका आंसर है ए, मस्ट बी एग्जामिन्ड एज अ होल एंड नॉट इन पार्ट्स, यानी कि एडमिशन को हम पूरा देखते हैं, ऐसे तोड़ मरोड़ के नहीं देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आधा एक एडमिशन का आधा पार्ट को मान लिया कोर्ट ने और आधा नहीं माना, पूरे एडमिशन को एज अ होल देखेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशंस बाइंड द मेकर, ठीक है, इसका आंसर है इन सो फार एज इट रिलेट्स टू फैक्ट्स। एक बार आपने एडमिशन कर दिया तो वो आपको बाइंड कर दे रहा है एज टू योर फैक्ट्स। मूविंग फॉरवर्ड, एडमिशंस, अब एडमिशन जो होता है वो राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, तो इसका आंसर है सी, आइदर ओरल और इन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन टू बी रेलिवेंट, अब एडमिशन को रेलिवेंट होने के लिए किसके सामने हमको एडमिट करना पड़ेगा और किस मोड में करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हमारा सी, इट इज़ इममटीरियल एज टू whom एडमिशन इज मेड एंड एन एडमिशन मेड टू अ स्ट्रेंजर इज रेलिवेंट, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके सामने आप एडमिट कर रहे हो, अगर आप किसी स्ट्रेंजर के सामने भी एडमिट कर रहे हो कि हाँ मैंने इस सी का मर्डर किया था, तो भी वो रेलिवेंट एडमिशन होगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 48, अब यहाँ पे कुछ प्रोपोजिशंस दिए हुए एविडेंस एक्ट के अंदर, तो इससे पहले समझ लेते हैं जेनस, स्पेशीज और सब स्पेशीज क्या होता है। तो मान लीजिए जेनस जो होता है हमारा बिगर सर्कल होता है, स्पीशीज उसके अंदर का एक सर्कल होता है और उसका एक छोटा पार्ट होगा हमारा सब स्पीशीज, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ए, फर्स्ट। तो स्टेटमेंट जो है हमारा बड़ा सर्कल इज स्टेटमेंट, ठीक, एडमिशन स्टेटमेंट के अंडर आता है और एडमिशन के अंडर आता है हमारा कन्फेशन, ठीक। एंड ये दिया है हमारे केस, सुप्रीम कोर्ट के केस में, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन कैन बी, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एडमिशंस, अब एडमिशंस क्या है, क्या वो कंक्लूसिव प्रूफ है, क्या वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है या एस्टॉपल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी, एडमिशन हमेशा कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, बट
इट ऑपरेट्स एज एस्टोपल। अब एस्टोपल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैंने कहीं पे एडमिट कर ली कोई चीज़, तो ऑल्दो वो कोर्ट में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानी जाएगी, लेकिन मेरे पर एस्टोपल लग जाएगा, यानी मैं आगे जाके कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट नहीं दे सकती, मैं आगे जाके उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती जो मैं ऑलरेडी एडमिट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये एज एन एस्टोपल ऑपरेट करता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।